नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई, वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने-माने संपादक अखबारों के, डॉक्टर राकेश पाठक। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। और धन्यवाद। राकेश पाठक, आप जानते हैं कि जब शुरुआती दिनों के जो दर्शक हैं, जो हमारे साथी हैं, वो जानते हैं कि डॉक्टर राकेश पाठक हमारे चैनल के रेगुलर स्पीकर थे। अलग-अलग प्रोग्रामों में आते थे, लेकिन फिर समय बदलता रहा और भाई साहब भी बहुत बिज़ी हो गए। फिर हमने अच्छा। भी कई प्रोग्राम बदल दिए, रात का प्रोग्राम करना बड़ा भारी था, 9 बजे का। 9 बजे एक ऐसा प्रोग्राम था जो प्राइम टाइम है और ढेर सारे चैनल्स हैं। तो राकेश भाई का अपना भी चैनल है। और तो हमने सोचा कि राकेश भाई को कैसे जोड़ा जाए वापस। और इसलिए हमने जो 3 बजे का कार्यक्रम शुरू किया है, दोपहर 3 बजे, जो आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। राकेश भाई का ये पहला एपिसोड है 3 बजे। और अब रेगुलर हर सप्ताह शनिवार की दोपहर 3 बजे राकेश भाई से आप बातचीत देख पाएंगे। तो आप सब लोगों का भी स्वागत है, सबको नमस्कार। राकेश भाई, जो देश में चल रहा है, जो जंतर मंतर पे चल रहा है, और एक लग रहा है कि पूरे देश में एक हाहाकार है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक जो है जनमानस उमड़ पड़ा है पूरे देश में। और वो केवल अब किसान और वो की बात नहीं है, जेन जी है और जेन अल्फा है, उनके पेरेंट्स साथ में है। और नरेंद्र मोदी ने इस आंदोलन को संभालने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया, अपने जो भाषाई गुंडे हैं उनका इस्तेमाल किया, गटर मीडिया का इस्तेमाल किया, पूरे तंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन पैलेट गन भी चला दिया, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। और आखिर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। हालांकि इस्तीफा लेने के बाद उन्होंने जो है फिर उनके सांसदों ने संसद में बड़ा अभिनंदन किया, ऐसा लगा कि पाकिस्तान जीत करके आ गए। इसका भी गलत मैसेज गया लोगों में। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो गालियां दी गई थी उनको, और कुछ नहीं दिखा उनको, उनको सिर्फ दिखी गालियां, जो लड़कियों ने गालियां दी थी। और लड़कियों ने गालियां दी थी इसलिए उनके लिए कल्चरल शॉक था। लड़कियां गाली दे रही, गाली देने का काम तो हम पुरुषों का है। हमने फौज बनाई है गाली देने वालों की। तरह तरह से गाली देते हैं, गंदी गाली देते हैं, साहित्यिक गाली देते हैं, धार्मिक गाली देते हैं। ढेर सारे बाबा हैं गाली देने के लिए, ढेर सारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं गाली देने के लिए, ढेर सारे उनके कार्यकर्ता हैं गाली देने के लिए, आईटी सेल के लोग हैं गाली देने के लिए, अंधभक्त हैं गाली देने के लिए। गालियों पे तो कॉपीराइट हमारा है, ये लड़कियां कैसे गाली दे रही। बड़ा कल्चरल शॉक लगा राकेश भाई। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे एड्रेस करना चाहा, फ्रेंड्स, कि हम उनको बड़े इतना अहंकार, इतना अति आत्मविश्वास कि हम जेनजी को एड्रेस कर लेंगे, और फ्रेंड्स करके एड्रेस करना चाहा। लेकिन उसने उस एड्रेस को भी जेनजी ने तमाशा बना दिया। मतलब इतने वीडियोज उनके वीडियोज को लेकर के बने कि नरेंद्र मोदी जी ने जो सोचा था उसके ठीक उल्टा हो गया। और राहुल गांधी ने बड़ा तरीके से उसको संभाला कि वो जो लड़कियां थी उनके साथ खड़े हुए, उनको मीडिया के सामने लेकर के आए, आगे रखा। तो एक तस्वीर ये, एक तस्वीर ये। और उसके बाद मोहन भागवत को लगता है कि राहुल गांधी जो है ये तो निकलते जा रहा है, अब इनको रोकना संभव नहीं, क्योंकि जेन जी वाकई आंदोलन में लग गया है। तो अब मोहन भागवत ने नया अस्त्र फेंका, जेन जी को संबोधित करेंगे 100 शहरों में। और मुंबई में सबसे पहले संबोधित किया। 11 साल से 19 साल तक के बच्चे थे उसमें, 2000 बच्चे थे। और उन्होंने ज्ञान दिया और कहा कि जो है जेन जी देशभक्त है, सरकार की आलोचना जो है वो देशद्रोह नहीं है। लेकिन 12 साल से तो यही देश में चल रहा था, भागवत ने कभी ऐसा नहीं बोला, कभी नरेंद्र मोदी को नहीं कहा, न कभी खुल के कहा। क्या आपको लगता, बल्कि अब देखिए कि जेनजी भागवत को पाठ पढ़ा रहा है कि हमें धर्म का लेक्चर मत दो, हमें ये ज्ञान नहीं चाहिए, तुम्हारे बाबा के प्रवचन नहीं चाहिए। वो सारे प्रवचन उनको सुनाओ जो कावड़ लेकर के यूपी में नाच रहे हैं, बाई जी का डांस देख रहे हैं, उनको बताओ, उनको एड्रेस करो। राकेश भाई क्या लग रहा है, जेनजी ने पूरा देश जो है
जो नैरेटिव चल रहा था, गटर मीडिया कहीं किसी मुंह दिखाने लायक नहीं है। रांची के आंदोलन में भी गटर मीडिया की जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो भगवा सरकार के सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो गए, बेकार हो गए। अब यहां से जो भागवत एड्रेस करना चाह रहे हैं, जो भागवत संभालने की कोशिश करना चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये संभाल पाएंगे? देखिए धनंजय जी, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं, वे कौन से कारण हैं जिनके चलते डॉक्टर मोहन भागवत को मोर्चा संभालना पड़ा। स्थितियां हाथ से मुट्ठी की रेत की तरह सरकती जा रही हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी सरकार अपने गलत तौर तरीकों के चलते लगातार देश की युवा पीढ़ी से दूर होती जा रही है। सबसे पहली परिस्थिति तो ये बनी कि मोदी की सरकार ने जंतर मंतर के आंदोलन को, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को बित्ते भर की भी महत्ता नहीं दी, उसे कुछ समझा ही नहीं। जब मामला हाथ से निकल गया तो फिर लाठीचार्ज, टीयर गैस, पैलेट गन चलवा दिए, मुकदमे दर्ज करवा दिए। अपनी सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी से, अपने बड़े बड़े नेताओं पदाधिकारियों से पूरी युवा पीढ़ी को गालियां दिलवा दी। गाली देने वालों के सर्वोच्च शिखर पर बैठे आदर्श पुरुष, शिखर पुरुष रील बनाकर कह रहे हैं मैं गाली देने वालों को माफ करता हूं। युवा पीढ़ी ने कहा कि साहब आप कौन होते हैं हमें माफ करने वाले, माफी तो आपको मांगनी है। जब उनकी 5 रीलों का कोई असर नहीं हुआ, अंदर खाने से इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, संघ के अपने नेटवर्क ने इस बात की तस्दीक कर दी कि पानी नाक के ऊपर चला गया है, गले गलत नहीं है, यहां से ऊपर चला गया है पानी, अब डूबना तय है। तब फिर डॉक्टर मोहन भागवत को उतरना पड़ा। 100 शहरों में जैन जी, अल्फा जैन से बात करने वाले। तो ये तो हुई परिस्थितियां। अब उन्होंने मुंबई में जो कुछ कहा उसकी मीमांसा कर लेते हैं। 3-4 अहम बातें उन्होंने कही। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि युवाओं का गुस्सा जायज है। आंदोलन करना विरोध प्रकट करने का एक तरीका है। आज की युवा पीढ़ी, जैन जी, अल्फा जैन, हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त है। सरकार को आंदोलन से पहले बात करना चाहिए थी, बात करती तो आंदोलन नहीं होता। अंतिम बात उन्होंने बहुत गंभीर स्वीकार कर ली कि आंसू गैस, लाठीचार्ज हुआ और पैलेट गन चली। अब इसको समझ लें कि ये किस तरह का पाखंड है। जो डॉक्टर मोहन भागवत जैन जी, अल्फा जैन को खुद से ज्यादा देशभक्त बता रहे हैं, उन्हीं के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह अतुल लिमये 4 दिन पहले इसी जंतर मंतर पर जुटी हुई भीड़ को संविधान विरोधी बता रहे थे, आंदोलन को देश विरोधी, देशद्रोह बता रहे थे। इन्हीं मोहन भागवत की बगल बच्चा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंच से कह रहे थे कि ये आंदोलनकारी छात्र छात्राएं कॉकरोच और वायरस हैं, ये देश को खोखला करने वाले, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इन्हीं मोहन भागवत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बौद्धिक प्रमुख टीजी मोहनदास, जो केरल का बौद्धिक प्रमुख रहा है, उसने एक नेशनल टेलीविजन चैनल पर कहा कि जंतर मंतर पर बैठी छात्राएं सामूहिक बलात्कार को एंजॉय करने वाली हैं। अगर पुलिस नहीं होती, उनके साथ मास रेप हो जाता, तो भी वे पुलिस से शिकायत नहीं करती। और चंद नाम सुन लीजिए। जो पार्टी के पदाधिकारी, दिग्गज नेता, वे इसी जैन जी को किस तरह गाली दे रहे थे। तरुण चुग अभी अभी राज्यसभा में पहुंचे हमारे मध्य प्रदेश से। वे कह रहे थे कि ये पूरा आंदोलन एंटी इंडिया साजिश है। बंडी संजय कुमार, मोदी सरकार के मंत्री, वे कह रहे थे जैन जी जंतर मंतर का आंदोलन
एंटी सोशल है, एंटी नेशनल है, एंटी सनातन है। कंगना रानौत सांसद हैं, वे कह रही थी ये जनरेशन गटर है। और कई नाम गिना सकते, रमेश बिधूड़ी, उनका वो भाषण तो वायरल है कि जंतर मंतर पर पंचर वालों की औलादें थी, ताला बनाने वालों की संतानों की भीड़ थी, सच्चा युवा तो वहां था ही नहीं। अमित मालवीय की पूरी सोशल मीडिया टीम इन युवाओं को देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन से फंडेड, सोरोस का एजेंट, ये सब कह रहे थे। अब क्या हो गया कि डॉक्टर मोहन भागवत को सबसे बड़े देशभक्त दिखाई दे रहे हैं यही युवा। मेरा सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत उन सब नेताओं से ये कहेंगे कि वे अपने बयानों को वापस लें, माफी मांगे? जंतर मंतर का आंदोलन, देश के युवा देशद्रोही नहीं है। क्या वे सरकार से कहेंगे, नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि उसने समय रहते बात क्यों नहीं की? क्या वे अमित शाह से पूछेंगे कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसका था? वरना ये पाखंड के सिवा कुछ नहीं है। अब इसके तीसरे चरण पर चलते हैं। कारण क्या है कि मोहन भागवत को इस तरह उतरना पड़ा? कारण यह है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों को यह लगने लगा कि अगर युवा पीढ़ी इसी तरह नाराज रही, ये नैरेटिव चलता रहा, तो बीजेपी की राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। असली चिंता संघ की भी वही है, क्योंकि 12.5 सालों की मोदी बीजेपी की सरकार में जितना आनंद, जितना सुख सुविधाएं बीजेपी के लोगों ने उठाई हैं, उससे ज्यादा संघ ने इस सरकार का दोहन किया है। दिल्ली की चुंबी इमारतों में मुख्यालय बनाए, देश भर में आरएसएस के कार्यालयों के लिए जमीनें मिली हैं, कार्यालय बन गए हैं, संघ के स्वयंसेवक पदाधिकारी 5 स्टार होटलों में रुकते हैं। तो मोहन भागवत को लगा कि अगर सरकार चली गई तो हमारा शटर भी डाउन हो जाएगा। अभी तो प्रियंक खड़गे मांग रहे हैं हिसाब किताब, रजिस्ट्रेशन। कल अगर दिल्ली में किसी और की सरकार आ गई तो फिर उसने रजिस्ट्रेशन मांगा, तब क्या होगा? इसलिए अब आरएसएस इस युवा पीढ़ी को पोटने के लिए, जरा देशी शब्द है, पटाने के लिए, मुंबईया भाषा में कहें, ये संवाद के कार्यक्रम कर रहा है। लेकिन मेरा आकलन यह है कि अब बहुत देर हो चुकी है। न तो मोहन भागवत और न नरेंद्र मोदी अब इस युवा पीढ़ी से उस भाषा में संवाद कर पाएंगे जो भाषा वो बोलती और समझती है। आप तो धनंजय यूं समझिए कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी उस भाषा में बात करना चाहते हैं जिसे वे जानते भी नहीं है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जो आज तक पढ़ी नहीं गई। तो मोदी और भागवत युवा पीढ़ी की भाषा को जानते ही नहीं है, अपठ है उनके लिए, क्योंकि वो तो उस भाषा में, उस मुहावरे में बात कर रही ना। वो क्या है? वास्ते गुना हुइया, पता नहीं उसका क्या अर्थ है। आज पूरे हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी में वो जुमला चल रहा है, कुचू पुचू। अब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी कितनी भी रीलें बना लें, कितने भी युवाओं से संवाद कर लें, निकलकर युवाओं ने जो कहा है बंबई में, उस संवाद के बाद वो भी सुन लीजिए, तो उनके सब किए धरे पर पानी फिर गया। देर हो चुकी है। अब इस युवा पीढ़ी को न तो आप सांप्रदायिक आधार पर, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न भाषा, न क्षेत्र, किसी भी विभाजनकारी विचार से बांट नहीं सकते। पूरे जंतर मंतर के आंदोलन में एक भी सांप्रदायिक नारा नहीं लगा, कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई। यही तो पीड़ा है संघ की, यही तो आरएसएस और बीजेपी की चिंता है कि ये युवा पीढ़ी हमारे नफरत के नैरेटिव में ही नहीं फंस रही। बीजेपी आरएसएस के पास तो फॉर्मूला 44 सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत है, और उस फॉर्मूले पर ये युवा पीढ़ी फंसने को तैयार नहीं है। इसलिए यह संवाद हो रहा है।
असली सवालों के जवाब युवा पीढ़ी को चाहिए अब। जी जी। लेकिन अभी भी राकेश भाई, कहीं नरेंद्र मोदी को ये कहते नहीं नजर आ रहे हैं, या सरकार को, कि लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संवाद, और वो संवाद संसद में हो। तो संसद का पूरा सत्र जो है बर्बाद हो गया, नरेंद्र मोदी अमित शाह कहीं नजर नहीं आए। लोकसभा अध्यक्ष जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि आते हैं और 2 मिनट में संसद को बंद करके चल देते हैं, नसीहत पिला करके, जो नसीहत खुद उनको पीना चाहिए सुबह शाम बैठ करके, वो सांसदों को पिला करके निकल लेते हैं। और ये भी नहीं समझ में आता है, इसको कहते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख, हमारे यहाँ कहावत है, कि ये देश देख रहा है, आपको भले नहीं दिख रहा हो, आपको लग रहा हो कि हम जो दिखा रहे हैं, हम जो जिस पर्सपेक्टिव में या जिस नैरेटिव के साथ दिखाना चाह रहे हैं, उसी नैरेटिव उसी पर्सपेक्टिव के साथ दिखेगा, क्योंकि 12 साल से तो यही होता आ रहा है। गटर मीडिया यही करता आया है, हमारी बातों को एकदम पॉजिटिव वे में प्रेजेंट कर देता है, कि जिससे लगता है कि हम जो गलत भी करें तो हा क्या बात है। लेकिन जिस तरह से पिटा है पूरा तंत्र, आज देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक की गहरी आलोचना हो रही है। चीफ जस्टिस इंडिया पर इतने गहरे सवाल कभी किसी ने नहीं उठाए, कोई किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे इतने सवाल नहीं उठे। इनके पहले भी जो, बल्कि कहें कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान जितने आते जा रहे हैं, 70 सवाल के बंडल जो है बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव आयोग के जो चीफ कमिश्नर हैं, उन पर आरोपों के बंडल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आम लोगों ने रिएक्ट किया है, और राहुल गांधी कहते रहे थे डरो मत, मैं अक्सर बोलता हूं ऐसा, भाई ये मोह छोड़ नहीं पाता हूं। राहुल गांधी का जितना अपमान हुआ इस देश में, नरेंद्र मोदी और उनके भक्तों ने किया है, किसी का अपमान नहीं, इतना तो अंग्रेजों का अपमान नहीं किया इन लोगों ने, देश के लोगों बिल्कुल। ने। गांधी के आंदोलन में अंग्रेजों को भी ये अपमान नहीं सहना पड़ा था। इस देश के नागरिकों ने गैरों के साथ, जो विदेशी थे, जिनको हमें कुचला दबाया सब किया, उसका भी इतना अपमान नहीं किया गया था जितना राहुल नहीं, गांधी का अपमान। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी खड़ा है, और राहुल गांधी के केवल खड़ा नहीं है, बल्कि मैं तो अगर कहूं तो देश को खड़ा कर दिया है कि डरो मत, लड़ो। और जिस इसीलिए तरह से लड़कियों को धमकाया गया, वो याद कीजिए रुचिका सिंह का जो है बिल्कुल वो वीडियो, जिसमें कह रही है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूं, आगे से कुछ नहीं करूंगी। वो श्रद्धा सिंह का वीडियो देखिए, जो बीबीसी पे इंटरव्यू दे रही है और कह रही है कि मैं जब गई वहां पे आंदोलन में, लड़कों के बीच रही, मुझे किसी ने बैड टच नहीं किया, मैं कभी बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं सही। हुई। लेकिन अब इनकी वजह से, इनके गालीबाजों की वजह से मुझे इंटरनेट पे जाने में डर लग रहा है, लेकिन मैं जाऊंगी, मैं भागूंगी नहीं। देखिए, बिल्कुल धनंजय, देखिए यही असली दिक्कत है। वो जो मैं बात कर रहा था कि मोदी, बीजेपी, आरएसएस, मोहन भागवत, ये उस व्याकरण को ही नहीं जानते हैं, जिस भाषा, जिस बोली, जिस व्याकरण में युवा पीढ़ी संवाद कर रही है। इसलिए उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। और बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है, संसद से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गैर हाजिरी का, साथ में राहुल गांधी की भूमिका का। ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं, इन पर हम बात करेंगे। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, इस्तीफे मांगना, सहज और सामान्य प्रक्रिया है। अब जो विपक्ष, कांग्रेस या राहुल गांधी, जिस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, वो मुद्दा अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कांग्रेस जनता पार्टी के खाते में गया, उसको श्रेय दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 20 जुलाई को जो कुछ हुआ, उस पर अब असली लड़ाई तो कांग्रेस और राहुल गांधी लड़ रहे हैं, विपक्ष लड़ रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी तो औपचारिक बयान देकर भूल चुकी है कि 20 जुलाई को कितने लोगों पर क्या क्या जुल्म हुए थे। कांग्रेस, पूरा विपक्ष, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या चाह रहे हैं? सिर्फ इतनी सी मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आए, अपना पक्ष रखें, उन्हें जो कहना है वो कहें। पैलेट गन किसके आदेश पर चली, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, न्यायिक जांच आयोग की घोषणा कर दें, जो चाहे वो कहें,
विपक्ष को सुन ले, उसके आरोपों को भी सुने, फिर प्रत्युत्तर दे दें। आप तो ट्रेजरी बेंच है, आपके पास तो पूरा अधिकार है, सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन वे तो सदन में ही नहीं आ रहे, तो डर किस बात का है? डर है जवाबदेही सुनिश्चित होने का। अगर संसद में अमित शाह ने खड़े होकर बयान देना शुरू किया तो विपक्ष हर बार यही पूछेगा कि पैलेट गन किसके आदेश से चली। आपके हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा जोड़ देते हैं कि पैलेट गन के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं चलाई जा सकती। जब कश्मीर में बार बार चल रही थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए, सरकार ने, गृह मंत्रालय ने उसका एक एसओपी जारी किया, निर्धारित पालन प्रक्रिया, कि कब किस स्थिति में चलाई जा सकती है। तो दिल्ली में उस दिन ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, कोई दंगा नहीं हुआ था, शांतिपूर्ण मार्च था, आपने पैलेट गन चला दी। तो गृह मंत्री सदन में इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए भाग रहे हैं, रण छोड़ दास बने हुए। स्पीकर की भूमिका हम सब जानते ही हैं, वे तो सत्ता पक्ष के स्पीकर ही हैं, माउथपीस हैं। इन तमाम चुनौतियों में राहुल गांधी और कांग्रेस की भूमिका को रेखांकित करना जरूरी है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के पहले से कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई नीट के मुद्दे पर आंदोलन चला रही थी। देश भर में रैलियां, मशाल जुलूस, धरना प्रदर्शन सब चल रहा था। वाटर कैनन झेल रहे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग और तमाम कांग्रेस के नेता। छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो गया था कोटा में, फिर देहरादून में हो गया, अब कल प्रयागराज में होने वाला है। आपने जिस डर शब्द का इस्तेमाल किया था, असल में राहुल गांधी ने न केवल देश को, अपनी पार्टी को निडर किया है, बल्कि बीजेपी को डरा दिया है। बीजेपी भयभीत है। वरना आप सोचिए, प्लानिंग देखिए, कोटा में जब जा रहे थे तो उनको खबर मिली कि रेल मंत्रालय सरकार के इशारे पर ट्रेन लेट कर सकता है। राहुल गांधी ट्रेन छोड़कर हवाई जहाज से उड़ गए। कोटा के एक दिन पहले अभिजीत दिपके का जयपुर में कार्यक्रम करवा दिया गया। चांटा मारने का भी एक दृश्य वहां हो गया अभिजीत दिपके को, फिर भी कोटा का कार्यक्रम सफल रहा। देहरादून में पहले सभा स्थल नहीं दिया जा रहा था, कहा गया कि आपका तो 17 तारीख की बुकिंग है, तो 16 तारीख को 11:59 के बाद आप आ जाइए, तब आपको मैदान मिलेगा। उसी दिन वहां धुरंधर फिल्म की कोई वो गायिका है, कौन अभिनेत्री है, उसका कार्यक्रम रख लिया। तब भी बरसते पानी में 10,000 विद्यार्थी आए। अब प्रयागराज में कायस्थ पाठशाला का ग्राउंड आवंटित होने के बाद निरस्त कर दिया गया, फिर आवंटन आज कर दिया गया। अभी तो और रोकने की तैयारियां होंगी कि जैसे कि अब 24 घंटे से भी कम बचा है, कल शाम को 5 बजे है कार्यक्रम। छात्र छात्राएं जो आ रहे होंगे प्रयागराज, हो सकता है उन्हें रोका जाए सड़कों पर और बाधाएं उपस्थित की जाए। ये डर है, डर। ये मोहन भागवत से लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सबके दिलो दिमाग में भरा हुआ डर है कि राहुल गांधी युवाओं से जो संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कहीं उसका असर ऐसा ना हो जाए कि वो ईवीएम मशीन तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले और बीजेपी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। उसको डर लग रहा है कि हमसे कहीं देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी दूर हो गई तो सत्ता चली जाएगी। और सबसे मजेदार बात धनंजय जी इसमें यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को नॉन पॉलिटिकल रखे हुए हैं। वहां कांग्रेस के झंडे नहीं लगते, राहुल गांधी पॉलिटिकल बात नहीं करते, एजुकेशन सिस्टम की खामियां, उसमें सुधार की सुझाव, ये सारी बातें करते। फिर भी बीजेपी डरी हुई है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इस देश की जागी हुई युवा पीढ़ी ने आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत सबकी नींद उड़ा दी। जी जी, उसमें तो एक बड़ी बात मैं ये भी देख रहा हूँ भाई साहब, जी कि इनको केवल सत्ता जाने का भय नहीं है कि कुछ सरकारें, दिल्ली सरकार चली जाएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी।
इनके सामने संकट आ गया, अस्तित्व का संकट है। सरकार से तो लड़ लेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों से तो लड़ लेंगे, लेकिन जो विचारधारा है, उस समय जो 1925 में उन्होंने आरएसएस बनाया था, 1947 में तो लड़ नहीं पाए, 1950 में भी लड़ नहीं पाए, 1975 में भी लड़ नहीं पाए, ग्लोबलाइजेशन के समय भी नहीं लड़ पाए। आज जो है यहाँ पे लड़ करके पहुंचे। और हालांकि लोग कहते हैं कि बीजेपी की अपनी सरकार, कभी अपनी सरकार उनकी नहीं बनी। 2014 में भी गठबंधन था, एनडीए के लोग साथ में खड़े थे, ये साथ में अभी चुनाव भी है। लड़ा था। 2019 में भी साथ में लड़ा था। अभी तो बैसाखी है, अभी तो है ही नहीं, अभी तो बहुत। अभी तो हट जाएंगे तो गिर जाएंगे। उस समय तो हटने के बाद गिरने वाले नहीं थे, तब भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ते रहे, एनडीए को अलग करके चुनाव नहीं लड़ा, तो बीजेपी की सरकार कहते हैं, तो मैं नहीं समझ पाता हूँ। लेकिन अब मुझे जो लग रहा है कि ये जो राष्ट्रवाद इनका है, जो हिंदू धर्म की बात जो करते हैं, ये दोनों बहुत छोटा पड़ गया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का बूम हमारे देश में अब फूटा है। मनमोहन सिंह ने जो एक माहौल क्रिएट किया था, और देश में एक सरल सा माहौल था, लोग जा रहे थे, आ रहे थे, कोई अवरोध नहीं था। लेकिन अमेरिका के सामने जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने घुटने टेके, मोदी मोदी भले करवा रहे थे अपने भाड़े के लोगों को ला करके, लेकिन आम जो हमारे आपके घरों के बच्चे हैं, पड़ोस के बच्चे हैं, वो समझ रहे थे कि विदेश में हमारी भारी बेइज्जती हो रही है। नेहरू को यहाँ संसद में गालियां दिलवा करके, अगर आप सोच रहे थे कि गोडसे और सावरकर की जय जयकार होगी दुनिया में, तो ये तो दुनिया ने कहा कि नहीं हो सकती। अब मैं आगे लोग लेके जानते आता हूँ बात। जी। जी, मैं एक सवाल और दो लाइन कर देता हूँ, फिर आप उस पर दोनों के साथ बयान कर दे दीजिएगा जवाब। अब जो मैं देख पा रहा हूँ वहां, झारखंड में, रांची में जो आंदोलन हो रहा है, सरकार और पुलिस छात्रों को किसी किस्म की तकलीफ न हो इसका इंतजाम कर रही है। बिल्कुल। सड़कें खाली करा दी गई, दिल्ली में बैरिकेड्स लगाए गए थे, डंडे वाले और वो जो बिना वर्दी वाले डंडे वाले किलों गुंडे वाले खड़े हैं। किए गए थे। लेकिन वहां गुंडे नहीं खड़े किए गए, वहां पुलिस उनकी मदद भी कर रही थी कि बारिश में भीग मत जाना। पुलिस वाले चाय पिला रहे थे। बड़ा एक ऐसा माहौल था जैसे लगा कि जो है इस पर डिस्कशन होने वाला है। राहुल गांधी यहाँ से मैसेज भेजते हैं कि कांग्रेस की सरकार हो राज्य में, चाहे किसी और की सरकार हो, छात्र आंदोलन का समर्थन किया जाना जरूरी है। बिल्कुल। तो एक जो संवाद वाला जो सिलसिला बना है झारखंड के आंदोलन से, और वहां देखिए छात्रों को भी देखिए, वो बिरसा मुंडा और दिसोम गुरु यानी हेमंत सोरेन के जो पिता है, उनकी तस्वीर लेकर के बैठे हुए हैं। छात्र वहां राजनीति करने नहीं बैठे हैं। छात्र कह रहे हैं कि हमारी परीक्षाएं समय पे लो, हमारे पेपर लीक मत करो। यही तो छात्रों की मांग है। आप वो भी नहीं देने को तैयार हो। छात्र इतने सक्षम हैं कि वो पढ़ेंगे और पढ़ करके दुनिया में अपना डंका बजाएंगे। आपकी जरूरत नहीं है। अडानी नहीं है हमारे देश के छात्र कि अडानी को, मुझे नरेंद्र मोदी को लेके जाते हैं ढो करके अडानी को, और कहते हैं कि ये आप दीजिए तो हम आपको ये सहूलियत देंगे। हमारे छात्र तो दुनिया के हर देश में बैठे हैं, जाकर के यहाँ से जा रहे हैं लोग, जिसका रास्ता आपने बंद करवा दिया। तो क्या लगता है कि पूरा का पूरा नैरेटिव जो है, पूरा पूरा का हमारे समाज का जो सोचने का नजरिया है, वो बदला हुआ है, और सरकार को यहाँ बदल के आना पड़ेगा, जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि रस्सी जल गई ऐठन नहीं टूटी, ये कहावत चरितार्थ नहीं कैसे होगी। जी। देखिए, नैरेटिव तो बदल रहा है अब। दो महत्वपूर्ण विषय हैं उसमें। एक तो ये जो अंतरराष्ट्रीय छवि बनाई गई थी, ये गुब्बारा फुलाया गया था राहुल गांधी के शब्दों में कि नरेंद्र मोदी का और भारत का डंका पिट रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, वो ढोल फट गया है। अब सबको सब पता है कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो किस तरह प्रायोजित भीड़ जुटाई जाती है, किस तरह एक न एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया जाता है जो कहेगा कि आज मैंने नरेंद्र मोदी को देख लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। कोई महिला का इंटरव्यू करा दिया जाएगा कि मैंने मोदी जी को छू लिया, मैं 3 दिन हाथ नहीं धोऊंगी। इस सब को अकेले डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने बस्ट कर दिया, पूरी तरह तार तार कर दिया। अगर आप इस तरह के विश्व गुरु थे, दुनिया में डंका बज रहा था, तो अमेरिका के सामने आप इस तरह घुटनों के बल क्यों आ गए? नंबर 2, उससे भी बड़ा मुद्दा है धनंजय जी, इसको रेखांकित कीजिए। सबसे ज्यादा
संवेदनशील विषय था आस्था का, धार्मिक विश्वास का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का। जिन भगवान राम और उनके मंदिर के नाम पर आरएसएस और बीजेपी ने दशकों राजनीति की और सत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं, उसी मंदिर में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और चढ़ावा डकैती हो गई। और इसमें शामिल लोग कौन है? इसमें शामिल सभी लोग संघ और बीजेपी के लोग हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, गोविंद गिरी जी महाराज, इनके खिलाफ कानून की तरफ से इंच भर कोई कार्रवाई नहीं। 7-8 मामूली से मुलाजिमों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इतने सारे सबूत, इतने प्रमाण देश के सामने आ गए कि राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे में चोरी डकैती चल रही थी। सैकड़ों करोड़ की चोरी का मामला है। उस मुद्दे पर न तो मोहन भागवत ने एक शब्द बोला, न नरेंद्र मोदी ने बोला। देश की आंखें खुल गई हैं कि जो खुद को सनातनी हिंदू धर्म का ठेकेदार बताते हैं, वे खुद रामचंद्र जी के नाम के मंदिर को लूट रहे हैं। इसलिए जो नैरेटिव की आप बात कर रहे थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है धार्मिक विश्वास का मामला। ये चोरी डकैती पैसे की नहीं है, सोने चांदी की नहीं है, ये डाका डला है लोगों की आस्था पर, लोगों के विश्वास पर। इसलिए अब जो असंतोष है जनता के भीतर, वो बहुआयामी है। अलग अलग कारणों से, अलग अलग कोण से, अलग अलग वर्ग सरकार से नाराज है। जो आम धर्मभीरू हमारा समाज है, आम भारतीय है, जो ईश्वर में, धर्म में, सनातन में आस्था रखता है, उसका मोह भंग हो गया। उसको समझ में आने लगा कि ये लोग धर्म के नाम पर हमें ठग रहे थे। युवा पीढ़ी को समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी के 2 करोड़ रोजगार के वादे सिर्फ जुमले थे। इसलिए युवा पीढ़ी भी असंतुष्ट है। महिलाओं को भी जो आश्वासन दिए गए थे, वो भी पूरे नहीं हुए। तो अब कुल मिला के पूरी बिसात उलटती हुई दिखाई दे रही। और इस बिगड़ते हुए खेल को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों पर सिर्फ एक ही तरीका है, वो जो हमने शुरू में कहा, फार्मूला 44, नफरत का एक डोज। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए कुछ भी कर गुजरने का काम। अब उस पर कोई तैयारी चल रही होगी, अंदर ही अंदर बैठकें चल रही होंगी कि हेडलाइन कैसे बदली जाए धनंजय के चैनल की, क्या किया जाए कि द नागरिक पर फिर हिंदू मुसलमान की चर्चा शुरू हो जाए। इसके लिए कुछ जुगत लगाई जा रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इस देश की युवा पीढ़ी जाग गई है। वो एक दूसरे को आवाज लगा रही है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, इसमें फंसना नहीं है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने समय दिया और अच्छी बातचीत की। आपने कई परतें खोल दिया और बड़ी सुविचारित तरीके से, सुसंगठित तरीके से आपने अपनी बात रखी। जो जिसको कहते हैं ना कि रेशा रेशा समझा देना, वो आपने पूरे प्रसंग को समझा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप तमाम साथी बहुत जो धन्यवाद। देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। और आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उसकी हमें अपेक्षा होती है। आप जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दें, और हम जो है उसके अनुसार कार्यक्रम में और क्या बेहतर करें, ये हम कर सकेंगे। मिलते हैं शाम की चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।